मीन्स समावेशन का अर्थ है सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान की परवाह किए बिना गले लगाना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सभी बच्चों को सामाजिक पहचान की परवाह किए बिना शामिल करना होता है, अपनाना होता है। उन बाधाओं को अनदेखी करना नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भेदभाव को बढ़ावा देना, तो भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं होता, भेदभाव को कम करना होता है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर नहीं होते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है बच्चों को। नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ए स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प हर बाय डूइंग सो स्टूडेंट इज डेवलपिंग। तो विशिष्ट एक बच्चा है, वो क्या याद कर रहा है भाई, उसने कोई क्वेश्चन सुना है, प्रश्न का उत्तर दिया है टीचर को, तो उस पर वो ये चीज़ याद कर रहा है भाई किन संकेतों ने उसकी मदद की है। तो वो अपने ही आइडिया के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, विचार कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विलंबित अनुकरण, इमिटेशन नहीं कर रहा बच्चा इसमें, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है तो परासंज्ञान या फिर मेटाकोग्निशन बोलते हैं इसको। अहम केंद्रित भी नहीं बोलते और जस्टिफिकेशन भी नहीं बोलते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आकलन का उद्देश्य क्या है। तो रटकर याद करने का परीक्षण रटकर याद नहीं करना होता, रट्टाफिकेशन को बढ़ावा नहीं देती। प्रजनन और रिकॉल और रिप्रोडक्शन को भी बढ़ावा नहीं देता। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन करना होता है, बच्चों को सपोर्ट करती है ये लर्निंग की प्रोसेस में। देश भर के बच्चों की तुलना नहीं करनी होती, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों में असफल समावेशन के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना है। डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड में जो बच्चे आते हैं उसके लिए टीचर को किससे बचना है। तो प्रत्येक छात्र को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे, तो ये तो बात सही है। प्रमुख उद्देश्यों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। जो स्पेसिफिक जो भी या फिर डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, स्पेशल ग्रुप्स हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं देनी होती, सभी को इक्वल मानना होता है। तो इसी चीज़ से टीचर को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये हमारा नेगेटिव ऑप्शन है। तो इस चीज़ से क्या करना है, टीचर को बचना है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करना, तो ये चीज़ तो सही बात है। प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसी के लिए, क्योंकि इसी चीज़ से टीचर को क्या करना है, बचना है। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। तो डिसलेक्सिया है उसमें प्रमुख कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, तो रीडिंग में, पढ़ने में ही दिक्कत होती है बच्चों को, बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पाता। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। सो को वॉच पड़ेगा, डॉग को गॉड पड़ेगा, गायन और सोचना चलना ऐसे कुछ नहीं है। तो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। जो डिसकैलकुलिया होता है उसमें बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये 1-2 पॉइंट है, ये भी याद कर लेना आप। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी केज्ड प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों में गर्व होने की संभावना किस चीज़ से होती है, बच्चे गर्वान्वित होते हैं, गर्व अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। तो ऑप्शन है कि जब असफलता को स्वयं के कारण देखा हुआ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सफलता ही हो गई तो बच्चे को गर्व करने की क्या जरूरत है। विफलता दूसरों के कारण नहीं करनी होती, समझनी, अगर बच्चा असफल है तो वो दूसरे को दोष दे, ऐसा नहीं करना। जब सफलता को स्वयं के कारण होने वाली सफलता के रूप में देखा जाए, अगर बच्चा है वो सक्सेस हो रहा है और वो खुद के कारण महसूस करे, तो इस चीज़ में क्या करेगा, बच्चा को खुद के ऊपर गर्व होगा। जैसे कि अभी आप CTET क्लियर करोगे, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को अपने ऊपर गर्व होगा। तो ये चीज़ भी सही है। अगर सफलता दूसरों के कारण भी नहीं, इस चीज़ में भी कोई गर्व नहीं होगा भी, दूसरों के कारण अगर आपको सफलता मिल रही है तो इसमें क्या चीज़ की गर्व महसूस करने की क्या बात है भाई, अगर आप चीटिंग करके पास हो रहे हो। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी है
उसमें शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा सक्षम बनाएगी। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो कौन सा शिक्षा शास्त्र है वो यूज़फुल होगी। तो मानक और जो एक समान वर्दी नहीं आएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म तो ये चीज़ नहीं होगी। मानक की बात नहीं करनी होती, स्टैंडर्ड की बात। पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर भी केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र है वो आकर्षक और प्रासंगिक, आकर्षक का मतलब यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। तो यही जो पेडागोजी है जो इंगेजिंग और कॉन्टेक्स्ट में होगी, वो वाली पेडागोजी क्या करेगी, सक्षम बनाएगी व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों को एक नई अवधारणा पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो एक छात्र है, जो एक टीचर है, वो बच्चों को नई अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, नया कॉन्सेप्ट करवा रहा है, तो उसमें किस चीज़ से बचना है, टीचर को अवॉइड करना है। उन्हें दिए गए उदाहरणों में सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, तो ये तो पॉजिटिव बात है। अवधारणा से संबंधित गैर उदाहरण, ये भी पॉजिटिव बात है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, तो यही चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई कि बच्चों को पहले तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट करवाओ, फिर उसके बाद आप सिंपल कॉन्सेप्ट करवाओ, तो ये कौन सी बात हो गई भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसी से टीचर को क्या करना है, बचना है। तो प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर भाई नई नॉलेज को बताना, तो ये बात तो सही बात है। जब बच्चा खुद से पहले से कुछ जानता है और उसी के बेस पे अगर टीचर आंसर पूछे, तो इसमें बच्चे को क्या होगी, आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसी से क्या करना है, टीचर को बचना है नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल बताना है। मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। तो भाई मैं पढ़ रही हूँ और मुझे ये क्या करना है, टॉपिक समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। भाई मैं अपने आप को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पढ़ना चाहती हूँ, तो ये इंट्रिंसिक हो गया। मुझे शिक्षक की सज़ा से बचने के लिए पढ़ाई, सज़ा से बचने के लिए इंट्रिंसिक नहीं है, तो एक्सट्रिंसिक हो गया। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए, ये भी एक्सट्रिंसिक है। मुझे अपने साथियों पर प्रशंसा और प्रभुत्व पाने के लिए, तो ये भी एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में बच्चा खुद के लिए, आनंद के लिए, खुद की समझदारी के लिए पढ़ना चाहेगा, वो क्या होगी, हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसकॉन्सेप्शन अमंग स्टूडेंट रिप्रेजेंट देयर। छात्रों के बीच गलत धारणाएं कैसे होती हैं, जो बच्चे खुद से अनुभव करके जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि बच्चे ने अगर पानी का रंग, जैसे तालाब वगैरह में काई के कारण देखते हैं, तो उन्होंने देख लिया कि पानी का रंग तो हरा है। अगर टीचर ऐसे बोल दे भी पानी कलरलेस है, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, पानी का रंग तो मैंने हरा देखा था। या फिर समुद्र वगैरह में देखते हैं तो नीला नीला दिखता है, तो बच्चे कहेंगे भी पानी का रंग तो वो कैसा है, नीला है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्या होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। जो ये मिसकॉन्सेप्ट है ये स्टूडेंट की, ये क्या बताते हैं, ये त्रुटिपूर्ण है, तो ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च क्रम की भावनाओं और बौद्धिक क्षमताएं, हाई ऑर्डर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ये भी नहीं है। धारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट्स के बारे में करेक्ट हो जाएगी। नाइव एंड इनिटिएटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, भाई बच्चे ने खुद के अनुभव के आधार पर ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं, खुद की समझदारी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट बनाए। अब ये क्या है सर, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी और न्यूरोलॉजिकल, तो ये डिसऑर्डर, ऐसा डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, बच्चे ने अनुभव के आधार पे बनाई है। तो इन कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करना होता, चैलेंज करना होता है टीचर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, तो स्टूडेंट फेलियर कैन मिनिमाइज्ड बाय इम्प्लेंटिंग ए करिकुलम विच इज, जो पाठ्यचर्या लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी पाठ्यचर्या लागू करें, भाई उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हुई, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। भाई हाँ, डेली लाइफ से, उनके
जो सोशल है समाज से जुड़ी होनी चाहिए, अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जटिल नहीं होनी चाहिए, चुनौती वाली नहीं होनी चाहिए, रोज़मर्रा के जीवन के लिए अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। अमूर्त से सरल की ओर बढ़ना, मूर्त से सरल की ओर बढ़ना होता है, सरल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स से सरल की ओर जाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए चरण दर चरण को क्या कहा जाता है? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब आप कोई लक्ष्य को पाना चाहते हो, कोई गोल को पाना चाहते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करोगे, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को एल्गोरिथम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ह्यूरिस्टिक अनुमान और मीन एंड एनालिसिस, निमोनिक्स, ये कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा, ये कॉम्पिटेंस को बढ़ावा देना नहीं होता, बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह दे। भाई बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के क्या थॉट्स हैं, उसके क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस क्या है, उस चीज़ को भी तो जगह देनी चाहिए। उसी से तो बच्चे क्रिएटिव बनेगा, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। जानकारी को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटना होता, टुकड़ों को जोड़ना होता है, कनेक्ट करके बताना होता है। ऐसे उदाहरण प्रदान करें जो छात्रों के सामाजिक संदर्भ से जुड़े नहीं, जुड़े होने चाहिए। जो डेली लाइफ से उनके जो एग्जाम्पल है वो सोशल से या समाज से क्या होने चाहिए? जुड़े हुए होने चाहिए, ना कि नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मैच करने हैं, हमें करेक्ट मैच देखना है। तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, तो FFOE देखनी है। तो इसमें फ्लुएंसी क्या होती है? प्रवाह, जिसके अंदर हम अपने नए विचार को उत्पन्न करना, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, तो ये फ्लुएंसी क्या होगी? जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचीलापन, भाई एक जो कॉन्सेप्ट है हम अटके हुए हैं, उससे अगर हमें बताया जाए भाई इसको ऐसे करो, तो हम उस दूसरी जगह पे क्या हो जाए, अपने आप को शिफ्ट कर सकें, अपने पर्सपेक्टिव को ईजीली शिफ्ट कर सकें। तो जो लचीलापन भी होना चाहिए। ओरिजिनलिटी क्या होती है? कि जो कुछ नया सोचना, कंसीविंग समथिंग न्यू, तो कुछ नया सोचना क्या होता है? हमारा ओरिजिनलिटी होती है। इलेबोरेशन क्या होता है? विस्तार, दूसरों के विचार पर निर्माण करना, किसी ने कोई विचार दिया है तो उसके ऊपर खुद का कोई विचार रखना, भाई हाँ इस तरह से डाइवर्स में सोचना, तो बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज़, तो ये क्या हो जाएगा? इलेबोरेशन। जो फर्स्ट है उसका डी हो जाएगा। तो डी कौन कौन से में है? फोर्थ में है और बी में है। नेक्स्ट क्या था? लचीलापन। लचीलापन में क्या होना चाहिए था हमारा? परिप्रेक्ष्य को आसानी से बदलना, तो सी हमारा एक ऑप्शन है, डी में ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्कवरी लर्निंग इज ए अप्रोच कैटेगराइज्ड अंडर एरिया, जो खोज अधिगम है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो खोज अधिगम है वो किसने दिया है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे ब्रूनर ने दिया है, जो स्पाइरल करिकुलम की बात की भी करते हैं, जिन्होंने कहा है कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके न्यू नॉलेज को डेवलप कर सकता है। अगर बच्चे को हम अपॉर्चुनिटी दें तो वो अपने आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों की बात कौन करते हैं? हमारे ब्रूनर करते हैं। तो ब्रूनर इससे किसकी बात कर रहे हैं? कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की, संज्ञानात्मक रचनावाद की बात करते हैं। हमारे कौन करते हैं? ब्रूनर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खोज अधिगम से संज्ञानात्मक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कौन करते हैं? हमारे वाइगोस्की करते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारे वाइगोस्की हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल सोच की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो प्री ऑपरेशनल, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, SPCF। तो प्री ऑपरेशनल कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है। तो इसमें क्या बोल रखा है? किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। भाई बच्चा है वो एक ही एस्पेक्ट पे
कॉन्सेंट्रेट है, उस वो ध्यान केंद्रित है उसका, दूसरे की बात जो भी बोल रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी किस चीज़ की होती है, कौन सी स्थिति होती है, ये केंद्रीय सेंट्रेशन होती है इसमें बच्चे को। तो ट्रांसडक्शन नहीं है, कारण परिणाम विश्लेषण नहीं है, केंद्रीय विकेंद्रीयन क्या होता है, डिसेंट्रेशन कब आती है बच्चे के अंदर, कंक्रीट स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें बच्चा एक ही पहलू पे अटका हुआ होता है, दूसरे के एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पाता, वो हमारा केंद्रीयन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर दी गई वस्तु को पूर्व व्यवस्थित या नया आकार देने की सक्षम हो, यहाँ जिस प्रकार के बच्चे की पहचान की गई है। तो बच्चे को कोई चीज़ दे रहे हैं हम, और उससे बच्चा क्या कर रहा है, उसको नई आकार देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या कौन सा बच्चा होगा, वो गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। धीमी गति से सीखने वाला बच्चा धीमी गति से होता तो फिर वो नया आकार देने की क्या सोचता, उसको जो चीज़ देते वो वैसे ही पड़ी रहने देता। क्रिएटिव बच्चा, रचनात्मक बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्रिएटिव चाइल्ड, अगर उसमें को हम कोई चीज़ देंगे तो वो उससे नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है, और ये एकमात्र हमारे क्रिएटिव स्टूडेंट की ही पहचान होती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बुद्धि को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। जो प्रत्येक व्यक्ति हो उसमें भाई अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है प्रत्येक व्यक्ति के पास। जैसे भाई कोई जो व्यक्ति है वो सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई मूर्तिकार है। तो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि होती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर को क्या करना होता है। भाई जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए टीचर को क्या करना होता है, मूर्त सामग्री और ढेर सारे दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। उसको कंक्रीट पॉप्स और लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल देना होता है, जिससे बच्चे को क्या हो जाए, समझ में आए, बच्चा उसको छू के सुन सके, देख सके, तो उसी से तो वो अच्छे से समझ पाएगा। जटिल आरेखों को नहीं, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को नहीं करना होता। काम करने के लिए अमूर्त समस्याएं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं देनी होती, अमूर्त प्रॉब्लम, मूर्त जो समस्याएं होती हैं उन्हीं से अवगत कराना चाहिए बच्चे को। गिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट आर रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। जो ये हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है ये कब डेवलप होती है बच्चे में, 11 से 14 वर्ष की आयु में डेवलप होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष के लिए क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार एक छात्र को कार्य में महारत हासिल करने के लिए मचान प्रदान किया गया, स्कैप फोल्डिंग, पाड़, ये जो प्रदान किया गया। बाद में यदि बच्चे को मचान हटाने के बाद, भाई स्कैप फोल्डिंग हटाने के बाद, हेल्प हटाने के बाद कार्य को फिर से पूरा करने में सक्षम होता है। भाई एक बार बच्चे को हेल्प कर दी, कोई क्यू दे दिया, कोई मदद कर दी उसके बाद जब उस हेल्प को हटाने के बाद फिर से उस बच्चे से वो काम करवाएंगे ना, तो वो बच्चा उस कार्य को पूरा कर देता है। तो ये कौन से क्षेत्र में होता है ये कार्य, तो जोन ऑफ प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ये नहीं होता, जोन ऑफ प्रोमिनेंट नहीं होता, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जेडपीडी, जिसमें बच्चा हेल्प के द्वारा किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो ये जेडपीडी होती है, जिसकी बात वाइगोस्की करते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की बिलीव्स दैट। भाई सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, केवल की बात है वो लेव वाइगोस्की नहीं करते। शिक्षार्थी पुरस्कारों के प्रति, पुरस्कार की जो ये पुरस्कार रिवार्ड्स
और जो रीइंफोर्समेंट है इनकी बात जो वाइगोस्की नहीं करते। ज्ञान को शिक्षक के छात्रों तक निष्क्रिय नहीं, बच्चा इसमें एक्टिव होता है। ज्ञान का निर्माण इस क्षेत्र में किया जाता है जहां बच्चा स्वयं और दूसरों के सहयोग से पहुंच सकता है, किसी काम को सपोर्ट के द्वारा कर सकता है। भाई खुद से भी कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है और सपोर्ट से भी कर सकता है। तो ZPD है ये, तो ZPD की बात हमारे वाइगोस्की करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हैविंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। भाई बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो वो क्या आएगा, डिसग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी। और डिसलेक्सिया में किस में थी, रीडिंग पढ़ने में दिक्कत थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में असक्षम बच्चों को स्पष्ट रूप से अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जा सकता, उनके क्या कारण है। भाई बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन उस बच्चे को क्या है, अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दिखने में क्या लग रहा है, नॉर्मल बच्चा लग रहा है। बच्चा क्या है, दिखने में नॉर्मल, सभी बच्चे जैसे कि आप आम जैसे होते हैं वैसे ही लग रहा है, ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता भाई इसको कोई दिक्कत हो भी सकती है। तो शारीरिक बनावट तो ये तो चीज़ सही है, शारीरिक बनावट से हम पता नहीं लगा सकते भाई ये बच्चे को भाई सीखने में असक्षम है। मानसिक क्षमता से तो पता लगा सकते हैं, बच्चा उटपटांग हरकतें करेगा, तो सेकंड में भी मानसिक क्षमता है, इसमें भी मानसिक क्षमता है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे कट जाएंगे। शारीरिक उपस्थिति और IQ स्कोर, यही एकमात्र ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। इसी के अनुसार भाई बच्चे को है वो पता नहीं लगाया जा सकता कि भाई ये क्या है, सीखने में असक्षम है। तो फिजिकल अपीयरेंस और IQ स्कोर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भाषा के लेन देन के उच्च मध्यम वर्ग में एक शिक्षक द्वारा यह देखा गया कि 8वीं कक्षा के एक बच्चे को पाठ्य सामग्री पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह मूल्यांकन का प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कमजोरी को सहन करने में मदद करता है। भाई टीचर ने पता लगाया कि एक बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत है, तो कौन सा मूल्यांकन है जिससे कमजोरी को सहन करने में मदद मिलेगी। भाई बच्चा टॉलरेट कर पाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कौन सी है जिसमें बच्चा वीकनेस को टॉलरेट कर पाएगा, हेल्प करेगा, कौन सा इवैल्यूएशन है वो। तो समेटिव तो नहीं होगा क्योंकि ये तो मतलब एंड ऑफ द ईयर होता है, मतलब कि हमारे जो फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं वो होता है। रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, फीडबैक मिलता है बच्चे को, और फीडबैक ही है जो बच्चे को पता लगाने में होता है भाई इस बच्चे को इस चीज़ में दिक्कत है तो इसको ठीक किया जा सकता है। आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन ये कुछ नहीं है,